अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। ईरानी सदर के हमरा वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर भी जाँ बहक हो गए हैं और ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर का मलबा पहाड़ी इलाके से मिल गया है। ईरानी खबरसां एजेंसी ने इस बात की तस्दीक कर दी है। जाँ बहक होने वालों में ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारजा और गवर्नर तब्रेज़ भी शामिल हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी है। ईरानी सुप्रीम लीडर के तर्जुमान और मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। हादसा तब्रेज़ से 100 किलोमीटर दूर पेश आया है और गवर्नर तब्रेज़ भी इस हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। ये भी तस्दीक कर दी गई है। ईरानी नायब सदर अब सदारती ज़िम्मेदारियाँ संभालेंगे। आपको बताएं कि ये वाक़या पेश आया कल रात और अब सुबह जो है हेलीकॉप्टर का मलबा एक पहाड़ी से तलाश कर लिया गया है। रेस्क्यू टीम्स को मुश्किलात पेश आईं बारिश और धुंध के बायस, और बारिश और धुंध ही इस मामले के अंदर कहा जा रहा है कि इसी की जो वजह है यही बनी है हादसा जो क्रैश हुआ है हेलीकॉप्टर का। और इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हेलीकॉप्टर हादसे में अब जाँ बहक हो गए हैं। ईरानी जो मीडिया है उसने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। हेलीकॉप्टर पूरी तरह से जल गया है, कोई भी शख्स जिंदा नहीं बच सका। ईरानी मीडिया की जानिब से ये कहा गया है। धुंध और शदीद बारिश के सबब रेस्क्यू एहलकारों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा और कहा जा रहा है कि परवास के आधे घंटे बाद सदारती हेलीकॉप्टर का दीगर 2 हेलीकॉप्टर से रब्ता मुनक़ता हो गया था और फिर अब तक उसका सुराग नहीं मिल सका था। लेकिन सुबह होते ही जब रेस्क्यू टीम्स ने ऑपरेशन में तेज़ी दिखाई तो एक पहाड़ी पर से इस हेलीकॉप्टर का मलबा मिला और कुछ लाशें भी जली हुई मिली हैं। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा ईरानी सूबे मशरक़ी आज़रबाईजान में पेश आया है। सदर इब्राहिम रईसी जो हैं डैम का इफ्तिताह करने के बाद वापस तब्रेज़ जा रहे थे। डैम की इफ्तिताही तकरीब में आज़रबाईजान के सदर ने भी शिरकत की थी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। इस खबर की अब तस्दीक कर दी गई है। पहले तो इतलात आ रही थी कि हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहा तो शायद लोगों को उम्मीद थी कि वो बच जाएंगे और दुआ की जा रही थी अवाम की जानिब से, ईरानी और दीगर जो ममालिक हैं उनके सरबराहान की जानिब से कि कोई अच्छी खबर सामने आए। लेकिन अफसोस के साथ कोई अच्छी खबर सामने नहीं आई और एक पहाड़ी पर से इस हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया और ये भी खबरें अब आने लग गई हैं और तस्दीक कर दिया ईरानी खबरसां एजेंसी ने कि इस अफसोसनाक हादसे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जाँ बहक हो गए हैं और उनके हमरा वज़ीर ख़ारजा थे, गवर्नर तब्रेज़ थे, वो भी इस हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। और ईरानी सुप्रीम लीडर के तर्जुमान और मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर भी हेलीकॉप्टर में सवार थे जो कि इस हादसे का शिकार हो गए हैं। हादसे के हवाले से आपको बताते चलें कि तब्रेज़ से 100 किलोमीटर दूर पेश आया है। गवर्नर तब्रेज़ भी जाँ बहक हो गए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हुमा बकाई साहिबा। बहुत शुक्रिया हुमा साहिबा कीमती वक्त देने के लिए। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, क्या कहेंगी आप? बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और टाइमिंग इंतहाई मखदूश है। इसलिए जहन में ज़रूर ये सवाल उठता है कि आया ये हादसा है या ये सबोटाज है। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये डेवलपिंग स्टोरी है। अभी मलबा मिला है, इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर पता चलेगा आया ये वाकई हादसा था या कुछ और अवामिल शामिल थे इस हेलीकॉप्टर से गिरने पे। आपको पता है कि मॉस्को ने ऑलरेडी कह दिया है कि हम इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनना जाएंगे। बहुत लोग हैं जो इसके हवाले से सवाल उठा रहे हैं क्योंकि जो मिडल ईस्ट की इस वक्त सूरत हाल है, बिलखुसूस जो इजराइल और गजा से जो आप सूरत हाल देखते हैं वहाँ पर 7.5 पौने 8 महीने तक का कॉन्फ्लिक्ट है और अब इजरायली मीडिया पे ये बात हो रही है कि जो रेजिस्टेंस हमें मिल रही है हम उस रेजिस्टेंस को में फंस गए हैं और ऐसे लोग हमें कभी नहीं नजर आए। और इजराइल में ये माइंडसेट है कि ये जो रेजिस्टेंस अलाइव है या जो हमास अब तक नहीं गिरा है उसके पीछे ईरान की बिल्कुल वाज़ेह सपोर्ट हासिल है। आपको याद होगा कि इजराइल ने ईरान से पहले भी एक अनप्रोवोक्ड उनके काउंसलेट पे अटैक किया था ताकि अमेरिका इस जंग का हिस्सा बन जाए। अमेरिका इस जंग से दूर रहा। ईरान ने भी स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट के साथ जवाब दिया और कहा कि बस ये सूरत हाल यहाँ ख़त्म हो गई है। उस वक्त इजराइल ने कहा था कि हम इसका जवाब देंगे, अगर आपको याद हो। तो बहुत अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो इस वक्त ये मेरे हिसाब से ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और खुदा करे ये हादसा ही हो, क्योंकि अगर ये हादसा नहीं है और कुछ और अवामिल शामिल थे इस हेलीकॉप्टर के गिरने पे तो इसका बहुत बुरा असर होगा मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स पे और ग्लोबल पॉलिटिक्स पे।
क्योंकि ईरान ने पिछले 2-3 सालों से 2 चीज़ें की हैं। उसने अपनी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन को कम किया है, कन्वर्जेंस में जाके ईरान के साथ, मॉस्को के साथ, अफगानिस्तान के साथ तकरीबन एक ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा बन रहा है ईरान। दूसरा, उसने एक प्रॉक्सी वॉर्स का नेटवर्क बनाया हुआ है जहां वो जंग को अपनी सरजमीन से दूर रखता है लेकिन जवाब जरूर देता है, और इसके हवाले से मिडल ईस्ट में बहुत बात होती है। तो जो इसकी कनेक्ट द डॉट्स तो सूरत हाल जो है वो मखदूश लगती है अगर ये हादसा नहीं था, और इसके असरात आप ग्लोबल पॉलिटिक्स से भी देखेंगे, खत्ते की पॉलिटिक्स से भी देखेंगे। बिल्कुल, लेकिन हुमा साहबा, अगर ये हादसा नहीं था, कोई और मामला हुआ है, प्लानिंग के थ्रू हुआ है, तो आप क्या समझती हैं इसके नताइज इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं? ग्लोबल पॉलिटिक्स पे तो जाहिर है जी खतरनाक नताइज होंगे, पोलराइजेशन मजीद बढ़ेगी। हो सकता है अगर ईरान इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करता, ईरान सोच समझ कर, देख कर जवाब देता है, लेकिन जवाब जरूर देता है बावजूद इसके कि वो कमजोर पोजीशन में है। तो देखना ये है कि इसके मेरा ख्याल है कि हमें भी कोई भी बात वाज़ेह तौर पे करने से पहले रुकना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो क्या कहती है। अगर ये हादसा है तो इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी कौम और हम सब लोग ईरान के साथ खड़े, क्योंकि जाहिर है कि ये इनके लिए बहुत बड़ा लम्हा है दुख का, फिक्र का। मुझे बार बार मेरे जहन में जो ज़ियाउल हक जहाँ बहक हुए थे पाकिस्तान में, वो पिक्चर मेरे जहन में आती है, और ऐसे बहुत सारे वाक़यात ग्लोबली मौजूद हैं जो इसको सिर्फ हादसा ना समझने से हमें शकूक डालते हैं। मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन शकूक भी होंगे, और अभी चूँकि डेवलपिंग स्टोरी है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कहना कबल अज़ वक्त होगा। हुमा साहिबा, अगर इब्राहिम रईसी की बात करें एज ए पॉलिटिशियन, उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है और बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स कर रहे थे, और फ़लस्तीन और कश्मीर के हवाले से वो बहुत उनकी सपोर्ट में थे। आप समझते हैं इस बयानियों को मतलब थोड़ा कुछ नुकसान हो सकता है उनके जाने के बाद? मेरे ख्याल है कि ओवरऑल जो है वहाँ कलेक्टिव गवर्नेंस है और वहाँ पर एक कंसेंसस है, और जाहिर है आपने बिल्कुल सही कहा, इब्राहिम रईसी जो थे वो फ्रंट फुट पे बहुत ज्यादा खेल रहे थे, बहुत असर्टिव थे, बहुत अग्रेसिव थे, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अपनी मुखालफत का इजहार करते थे, और इस बात का भी इदराक करते थे कि वो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के साथ बिल्कुल वाज़ेह तौर पे खड़े हैं। बट आई थिंक दैट इज अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड राइट नाउ। अगर आप देखें तो टर्की में भी यही हाल है, और सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड नहीं है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहाँ पे केस साउथ अफ्रीका लेकर गया हुआ है। तो ईरान उन ममालिक में है जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के साथ स्क्वायर खड़ा था, और ये धचका जरूर है ईरान को, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि स्टांस में कोई वाज़ेह तब्दीली आएगी। आपको लगता है कि अगर ये हादसा नहीं था तो हो सकता है कि ये स्टांस और सख्त हो जाए अगर ये हादसा नहीं था। सही। यकीनन ईरान की जो अगर हम पोजीशन की बात करें तो बड़ी मुस्तहकम है, तो खित्ते में क्या असरात मुरतब हो सकते हैं सारे चीज़ों के बाद? हुमा बकाई साहिबा से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। आपको फिर बताते चलें एक बार कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं, और हुमा बकाई साहिबा से जब हमारी बात हुई थी तो उनका भी कहना था कि अगर तो ये हादसा है तो इसमें हम तमाम जो है दुआ कर सकते हैं ईरान की आवाम के लिए और जो जाँ बहक हुए हैं इस हादसे में अफराद उनके लिए, लेकिन अगर ये हादसा नहीं होता तो इसके असरात या इसके नताइज जो हैं वो थोड़े ख़तरनाक भी हो सकते हैं। चूँकि ये डेवलपिंग स्टोरी है तो कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा। आपको बताते चलें कि जिन नाज़रीन ने भी हमें ज्वाइन किया है, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हुए हैं। कल रात ये वाक़या पेश आया था और कल रात से ही उनका हेलीकॉप्टर जो है वो मिस हो गया था और नहीं मिल रहा था। रेस्क्यू टीम्स ने भी इसमें ऑपरेशन में हिस्सा लिया, चूँकि बारिश बहुत थी, धुंध बहुत थी, ये कहा जा रहा है ईरानी मीडिया के मुताबिक या गैर मुल्की जो मीडिया उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि धुंध और बारिश के बायस जो है रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल से करना पड़ा और कल रात से ही ये ऑपरेशन किया जा रहा था। रूसी और तुर्क टीम्स ने भी इसमें हिस्सा लिया। सुबह होते ही इस बात की तस्दीक कर दी गई ईरानी खबर रसाई एजेंसी की जानिब से और गैर मुल्की एजेंसी की जानिब से भी कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का जो हेलीकॉप्टर है उसका मलबा पहाड़ी इलाके से मिल गया है और चूँकि जो हेलीकॉप्टर है वो पूरी तरह जल गया है, कोई भी शख्स ज़िंदा नहीं बच सका है। और इस हादसे में जाँ बहक होने वालों में ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारिजा और गवर्नर तब्रेज़ भी शामिल हैं। इसके साथ साथ वो बताएं कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारिजा हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हुए। ईरानी मीडिया ने तस्दीक की। ईरानी सुप्रीम लीडर के तर्जुमान और मशरकी आज़रबाईजान के गवर्नर भी हेलीकॉप्टर में सवार थे और वो भी इसी हादसे का शिकार हुए हैं, वो भी जाँ बहक हो गए हैं।
हादसे के अगर हवाले से आपको अपडेट करते चलें तो तब्रेज़ से 100 किलोमीटर दूर पेश आया है। गवर्नर तब्रेज़ भी इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं और ईरानी नायब सदर अब सदारती ज़िम्मेदारियाँ संभालेंगे। आपको बताएं कि हेलीकॉप्टर पूरी तरह से जल गया, कोई भी शख्स ज़िंदा नहीं बच सका और ईरानी मीडिया के मुताबिक कहा जा रहा था कि जिस तरह से हेलीकॉप्टर की पोजीशन थी और जो उसकी हालत थी उसको देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता था कि यहाँ पर किसी भी ज़िंदा इंसान के बचने के कोई आसार नज़र आ सकते हैं। तो तमाम जो अफराद उसमें शामिल थे, उसमें सवार थे, वो जाँ बहक हो गए हैं, कोई भी शख्स ज़िंदा नहीं बच सका। धुंध और शदीद बारिश जो है वो इस वाक़े को कहा जा रहा है कि उसकी वजह से ये वाक़या पेश आया, ये हादसा पेश आया है। परवास के आधे घंटे बाद सदारती हेलीकॉप्टर का दीगर 2 हेलीकॉप्टर से राब्ता मुनक़ता हुआ। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा ईरानी सूबे मशरकी आज़रबाईजान में पेश आया। सदर इब्राहिम रईसी डैम का इफ्तिताह करने के बाद वापस तब्रेज़ जा रहे थे। डैम की इफ्तिताही तकरीब में आज़रबाईजान के सदर ने भी शिरकत की थी। और आपको बताते चलें कि 3 हेलीकॉप्टर थे जो कि इस एक हेलीकॉप्टर के साथ थे, लेकिन 2 हेलीकॉप्टर्स वापस तब्रेज़ पहुँच गए, जबकि इब्राहिम रईसी जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे उसको हादसा पेश आया और उसका मलबा 800 पहाड़ी इलाके से मिल गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन की जानिब से ढूंढ लिया गया है उस हेलीकॉप्टर का मलबा जिसमें इब्राहिम रईसी सवार थे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। इस मामले की, इस बात की ईरानी खबरसाई एजेंसी की जानिब से भी तस्दीक कर दी गई है। और ये अफसोसनाक वाक़या रात गए पेश आया था और बारिश और धुंध की वजह से रेस्क्यू टीम्स को ऑपरेशन में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ईरानी मीडिया ने हेलीकॉप्टर हादसे में सदर इब्राहिम रईसी के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। दीगर ममालिक की जानिब से भी और तमाम अगर इस्लामी दुनिया की बात करें तो जो उनके लीडर्स हैं, जो उनके वहाँ के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से भी ताज़ियत का इजहार किया जा रहा है। हर आंख जो है ईरानी अश्कबार है और ना सिर्फ ईरान की अवाम बल्कि दूसरे जो लोग हैं वो भी इस वाक़े पर बहुत ही अफसरदा है। इसी सारे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, आपके कीमती वक्त का। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, हादसा पेश आया जिसमें इब्राहिम रईसी ईरानी सदर जाँ बहक हो गए हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से पाकिस्तान की क़यादत और कौम की जानिब से इतने बड़े सानहे और दुख की इस घड़ी में ईरानी भाइयों के साथ, उनकी क़यादत और कौम के साथ इज़हार ताज़ियत करना चाहूँगा और उनको ये यकीन दिलाना चाहूँगा कि इस सानहे और दुख की घड़ी में हम उनके शाना बशाना खड़े हैं और उनके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। जहाँ तक इसके वजूहात का मामला है, मैं समझता हूँ कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें 4 पहलू यकीनी तौर पे जो ईरानी हुकाम है वो मद्देनजर रखेंगे। बुनियादी तौर पे एक सेफ्टी का एस्पेक्ट है और एक सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है। जो सेफ्टी का एस्पेक्ट है उसके 3 पहलू हैं, यानी कि क्या पायलट जो है उसका कोई एरर था या वो किसी अचानक स्ट्रोक या कोई बीमारी का शिकार हो गया जिसकी वजह से उससे कोताही हुई। दूसरा पहलू जो होता है वो कोई टेक्निकल फॉल्ट था, उसकी मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम था या उसकी किसी चीज़ के से तसादुम हुआ, ये टेक्निकल एस्पेक्ट है उस हेलीकॉप्टर का। और तीसरा पहलू वेदर का है कि वो किसी वेदर के ऐसे जोन में या पैटर्न में आ गया जो कि उसकी जो रोटर है और उसका जो हेलीकॉप्टर की फ्लाइट है वो उस पे यानी कि कंट्रोल जो है पायलट का ख़त्म हो गया। ये तीनों पहलू सेफ्टी की मद में आते हैं। जहाँ तक सिक्योरिटी का मामला है वो यकीनी तौर पे दहशतगर्दी या कोई तखरीबकारी का जो पहलू है यकीनी तौर पे जो ईरानी हुकाम है उसको भी मद्देनजर रखेंगे। तो यकीनी तौर पे इन चारों पहलुओं को मद्देनजर रख के इस बात का फैसला किया जाएगा कि हकीकी वजूहात क्या थी और उसी के तहत फिर मैं तवक्को करता हूँ कि ईरान का रद्द-ए-अमल सामने आएगा। जहाँ तक इसके सिफारती और दिफाई असरात का ताल्लुक है, चूँकि आप जानते हैं कि ईरान का जो सियासी निज़ाम है वो एक मुनफरिद सियासी निज़ाम है जिसमें एक नज़रियाती, सियासी और दिफाई लीडरशिप की राय शामिल होती है फैसलों में, खुसूसन दिफाई सिफारती मामलात में। तो मैं इस इतने बड़े सानहे के बावजूद उनके जो अहम तरीन मामलात हैं, चाहे मगरबी ताकतों के साथ ताल्लुकात की नौयत हो, इसराइल के साथ मुखासमत हो, फ़लस्तीनियों की मदद हो या एटमी प्रोग्राम का तसलसल हो, इन अहम तरीन मामलात में मैं
कोई नुमाया तब्दीली फौरी तौर पर नहीं देख रहा। अलबत्ता फौरी तौर पे जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, जैसा कि कहा जा रहा है कि जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं वो फौरी तौर पर जिम्मेदारियां संभालेंगे, लेकिन मुस्तकबिल करीब में ये मुमकिन है कि ईरान में दोबारा इंतखाबात हों, जिसके नतीजे में जैसा कि आप जानती हैं कि 5-6 बड़ी जमातें हैं ईरान में, और वो दोबारा से अपने नुमाइंदों का चुनाव करके अपनी सियासी क़यादत चुन सकें जो कि उनको मुस्तकबिल में क़यादत फराहम कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा धचका है यकीनी तौर पे, क्योंकि इस हादसे में ईरान की सियासी के साथ साथ सिफारती क़यादत भी, क्योंकि उनके वज़ीर ख़ारजा भी इसमें शामिल थे, वो शहीद हुई है। लेकिन मैं तवक्को करता हूँ कि ईरानी सियासी निज़ाम में ये दानिशमंदी और सलाहियत मौजूद है कि वो इसके किसी किस्म के मनफी असरात अपने सियासी इस्तेहकाम पर रुनमा होने से बाज रह सके। सही सही मोहम्मद अली साहब, ये भी कहिएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो इस्लामी दुनिया के लिए भी ये बड़ी ख़बर जो एक धचके से कम नहीं है, तो ख़ित्ते में इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? क्योंकि अगर हम इब्राहिम रईसी की बात करें तो बहुत ही उनकी जो शख्सियत है वो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन थे, और उनकी जो शख्सियत है वो बड़ी रोबदार थी। जी, यकीनी तौर पे, और मैं समझता हूँ कि देखें 3 वाक़यात जो पिछले चंद माह में हमने देखे, एक तो आप देखें कि फ़लस्तीन के हवाले से उन्होंने एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ लिया, दूसरा पाकिस्तान के साथ भी एक कशीदगी का जो वाक़या हुआ उसको बहुत बुर्दबारी और दानिशमंदी से हमने मिलकर रिज़ॉल्व किया, और उस वाक़े के 1 हफ़्ते के बाद उनके वज़ीर ख़ारजा जो कि इस हेलीकॉप्टर में थे, उन्होंने पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा की दावत पे पाकिस्तान का दौरा किया, और फिर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने खुद भी पाकिस्तान का दौरा किया, जो कि इस बात का सबूत है कि ईरान पाकिस्तान के साथ दोस्ताना और करीबी ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। लेकिन फिर आपने देखा कि इसराइल के साथ भी एक गैर मामूली और तारीखी कशीदगी हुई, जिसमें ईरान ने भरपूर अंदाज में इसराइल का जो हमला था उनके कौंसल खाने पे शाम में उसका जवाब दिया। तो मैं समझता हूँ कि यकीनी तौर पे इनकी क़यादत के दौरान चंद बहुत गैर मामूली वाक़यात इस खित्ते की सलामती पर मुरतब हुए, लेकिन मैंने जिस तरह पहले गुजारिश की कि ईरान का जो सियासी निज़ाम है चूँकि वो मुनफरिद है और उसमें उनकी नज़रियाती क़यादत, दिफाई क़यादत और सियासी क़यादत, इन तीनों की अहम तरीन मामलात में मुश्तरका मुशावरत शामिल होती है। इसलिए मैं ये तवक्को करता हूँ कि आने वाली जो भी क़यादत यानी कि जिम्मेदारियां संभालेगी वो इन अहम तरीन मामलात पे, चाहे वो उनका एटमी प्रोग्राम हो, चाहे मशरिक़ वस्ता के हवाले से पॉलिसी हो, मगरबी ताकतों के साथ उनकी जो सोच है उसी के तहत उन पॉलिसियों का तसलसल जारी रहेगा। सही। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्ज़ियाकार हसन अस्करी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया हसन अस्करी साहब अपने कीमती वक्त का। कहिएगा ये जो सूरत हाल अब बनी है और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी इस हादसे में जाँ बहक हो गए, इसकी इतलात भी आ गई, कन्फर्मेशन भी हो गई है, आप क्या कहेंगे इस सारी मामलात पर? जी, ईरान के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि उनका निज़ाम एक स्मूथली अंदाज में एक तसलसल के साथ चल रहा था। अब ये है कि कुछ अरसे के लिए उन्हें अपने प्रेसिडेंट इलेक्ट करना है 50 दिन के अंदर, तो वो उस तरफ तवज्जो ज़्यादा रहेगी। लेकिन जहाँ तक ओवरऑल ईरानी पॉलिसीज़, फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है, उसमें कोई बुनियादी तब्दीली का हम इम्कान नहीं देख रहे, क्योंकि जो वहाँ की पॉलिसीज़ हैं, वहाँ के इंस्टीट्यूशन, जो मुख्तलिफ किस्म के जो इंस्टीट्यूशन हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिएट किए हुए, वो मिल के पॉलिसी बनाते हैं और उस पर एक कॉन्सेंसस, इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेंसस ईरान में मौजूद है। लिहाजा हम यही उम्मीद करते हैं कि जो इस वक्त एक्टिंग प्रेसिडेंट हो रहे हैं और उसके बाद जो नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा वो उसी फ्रेमवर्क में काम करेगा जो जिस पे के वहाँ के जो बड़े अदारे हैं उन सब में आपस में जो है वो कॉन्सेंसस रहे, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका की तरफ पॉलिसी, इजराइल की तरफ पॉलिसी, नेबरहुड में पॉलिसी और सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात की बेहतरी की जो कुछ कोशिशें हमें इन सदर के दौर में देखी हैं, वो मेरा ख्याल है सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा, लेकिन हसन अस्करी साहब अगर हम देखें, चूँकि अभी डेवलपिंग स्टोरी है तो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, तो जिस तरह से इसको हादसा करार दिया जा रहा है, क्योंकि अभी तफ्तीश तो होनी है, इसके ऊपर मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत भी होगी,
आप क्या समझते हैं अगर ये हादसा नहीं होता और ये प्री प्लान कोई चीज़ होती है तो इसके क्या असरात हो सकते हैं खित्ते पे? पोलराइजेशन बढ़ सकती है? देखिए, ये तो आप स्पेकुलेटिव गुफ्तगू कर रही हैं ना कि हादसे आप ये कहना चाहेंगे कि जो बात जो आपने नहीं कही, जो कहना चाहते हैं कि इजराइल ने कोई कार्रवाई की होगी और तो ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, लेकिन अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। और वो इलाका भी ऐसा है जो कि अजरबैजान के बॉर्डर के साथ है, यानी नॉर्थ वेस्ट के अंदर है। तो वहाँ पे अगर कार्रवाई की गई है किसी किस्म की, तो वो तो उसका सबूत आपको हेलीकॉप्टर की सूरत हाल से पता लग जाता है कि वो इम्प्लोजन हुआ है कि एक्सप्लोजन हुआ है या बाहर से हिट हुआ है। वो तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ये ईरानी टेक्नीशियंस जो हैं, मेरा ख्याल है विद इन ए वीक इस बात को डिटरमिन कर लेंगे। लेकिन फिलहाल कोई ऐसे हमें आसार जो है वो नज़र नहीं आते कि इस किस्म का कोई शरारत किसी मुल्क ने जो है वो की होगी।